हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी और बेसिक मैथ्स हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज उसी में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो ऐसा चैप्टर है, देखो इस चैप्टर से कई बार ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और वो छोटे छोटे क्वेश्चन ना आपकी रैंक को इम्प्रूव कराते हैं। हालांकि यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा है कि आप एक बार यहाँ एक बार पढ़ लोगे तो जितनी बार आप कोई क्वांटिटी पढ़ोगे तो टीचर आपको बार बार यूनिट और डायमेंशन के बारे में बताता रहेगा। यानी अगर एक बार आप इसको अच्छे से देख लोगे तो पूरी 2 साल आपको यूनिट एंड डायमेंशन की कोई भी गलती होने वाली नहीं है। और ये चैप्टर कम से कम 4 नंबर दिला के जाएगा जेई और नीट में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 नंबर भी दिला सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एक एरर से पूछ लिया जाता है, एक यूनिट डायमेंशन से पूछ लिया जाता है। तो ये छोटे छोटे जो चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें फ्री के नंबर देकर जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज की बात हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की। बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत आराम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, बेस्ट कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना और उनका रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपके सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो 2 टाइप की क्वांटिटी हमारे पास होती है। एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको मेजर कर सकते हैं और एक क्वांटिटी बच्चों ऐसी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जैसे मान लो बिल्डिंग है, बस है, इनको हम क्या मेजर कर सकते हैं? नहीं। कुछ क्वांटिटी है जिनको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए इसी बिल्डिंग की हाइट बताइए, तो हाइट हम, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ क्वांटिटी होती है जिनको मेजर कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी होती है जिनको मेजर हम नहीं कर सकते। तो इसी बिहाफ पे हम दो उसमें डिस्कस करते हैं। एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो कहलाती है मेरी फिजिकल क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर इट कॉल एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हो गई मेरे पास, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ये ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बिल्डिंग हो गई, बस हो गई, तो ये सब ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनको बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बात? अब फिजिकल क्वांटिटी की बात आती है। देखो फिजिकल क्वांटिटी को इससे पहले हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हमने क्लासिफाइड किया था। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे वेक्टर और स्केलर, जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। एक होता था स्केलर और एक होता था वेक्टर। अब यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी को एक बार और से डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक बार और क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो एक होती है बच्चे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बेसिक है। यानी जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी ये इन फंडामेंटल क्वांटिटियों से ही मिलकर बनी होगी। फंडामेंटल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो बेसिक क्वांटिटी है। क्लियर बच्चों? तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया गया है। 1 सेक्शन जो है हमारे पास वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरा मेरे पास है वो है हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को हम, ए फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी अन्य क्वांटिटी पे या किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। उन क्वांटिटी को बोला जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, जैसे मास, तो ये अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है प्यारे बच्चों। अब आती है कहानी की, सर डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है फिर? तो डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटियों पे डिपेंड करेगी। सर ये कैसे? जैसे एरिया है भाई, एरिया लेंथ इनटू लेंथ होता है, तो वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? जो एरिया मेजरमेंट हुआ वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। क्लियर? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल सिंपल बात होगी बेटा, बहुत बेसिक लेकर चलते हैं हम। क्या? लेंथ। अच्छा, और ले लेते हैं, क्या हो गई मेरे पास? मास। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। वहीं पे मैं बात करूं डेराइव्ड क्वांटिटी की,
तो डेराइव्ड क्वांटिटी बच्चों क्या होगी? द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों एरिया हो गया। क्या हो गया? एरिया। अब बच्चे एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब आपको अगर सिस्टम से देखें तो देखो आपको नजर भी आ रहा होगा, फंडामेंट डेराइव्ड जो क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिलकर बनी होती है। ये हमने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको करना चाहा है जिससे आपको समझ में आए कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी जितनी भी होती है वो हमारी मिलकर बनी होती है। इससे फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए देखो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी थी, यानी इनको बनाने में किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन डेराइव्ड क्वांटिटी यानी ये जो हमने बना दी ना सुंदर सी, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? फंडामेंटल क्वांटिटी की। यानी डेराइव्ड क्वांटिटी जितनी भी होगी वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिलकर बनी होगी, या उनके मेजरमेंट के लिए या डेराइव्ड क्वांटिटियों के मेजरमेंट के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटियों की जरूरत पड़ती है। क्लियर बच्चों? अब आता है मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो प्यारे बच्चों हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी उन 7 क्वांटिटियों से मिलकर बाकी सभी क्वांटिटी बनी है, इसलिए उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी सर इसका मतलब तो ये हुआ कि उन क्वांटिटियों में यानी फंडामेंटल क्वांटिटी किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी है। अब आपको ये देखो ये नजर आ रहा होगा वो 7 क्वांटिटी कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले मैं बात कर लूं तो देखो यहां से कर लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? ये फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो मेरी सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी जो आती है प्यारे बच्चों वो आती है लेंथ। 1 लेंथ। अब लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, अभी हम एसआई यूनिट पे ना आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि जो ये एसआई यूनिट है ना, ये एसआई यूनिट क्या होती है, अभी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी जब मेजरमेंट पे आएंगे ना तब हम यूनिट्स को 3 उसमें पढ़ते हैं, एक एफपीएस, एक सीजीएस और एक एसआई या एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन एसआई होता है। क्लियर है? तो अभी आप मान लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ है, तो लेंथ का मेजर करते हैं हम किस में? मीटर में, और जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एम। क्लियर? दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बच्चे वो होती है मास। मास की जो ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, और लिखते हैं हम केजी। ठीक है? टाइम, टाइम का क्या आता है? सेकंड, और लिखते हैं हम स्मॉल एस। और टेम्परेचर का आता है प्यारे बच्चों केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो लिखा जाता है कैपिटल ए। जितनी भी क्वांटिटी हमारे साइंटिस्ट के नेम पे होती है उनका कैपिटल लेटर लिखा जाता है, जैसे केल्विन हो गई, एम्पियर हो गई, तो ये सब जो है हमारी ये कैपिटल उसमें लिखी जाती है। क्लियर? दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी एम्पियर, और सिंबल होता है कैपिटल ए। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। क्लियर बच्चों? अब एक छोटी सी आपको कैंडेला जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी एक्चुअल में ब्राइटनेस को मेजर कर रही होती है। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक्चुअल में जो इंटेंसिटी हम मेजर कर रहे होते हैं, इंटेंसिटी का मतलब होता है हम ब्राइटनेस देख रहे हैं। एक्चुअली क्या देख रहे हैं? ब्राइटनेस। देखो इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, यानी एंगल्स हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो एंगल्स, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो मैंने एंगल पढ़ाया था, तो एंगल मैंने वहां पे बताया था बच्चे 2 टाइप का होता है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। और वहीं पे मैंने एक बार फिर से बताया था कि ये जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल है ना, ये हम एक बार फिर से पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में, और सॉलिड एंगल एक बार फिर से पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैट में, जो हम फ्लक्स पढ़ रहे होंगे तब इसका वहां पे यूज आने वाला है। उसके अलावा कहीं बीच में कहीं पे भी यूज आने वाला नहीं है ज्यादातर। तो बेटा 2 हो गए, एक हो गया प्लेन एंगल और एक हो गया सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल तो क्या है? एक इनिशियल लाइन थी और एक मेरी क्या थी? टर्मिनल लाइन थी। इनके बीच में जो एंगल था उसको बोला जाता था मेरा प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट की बात करी जाए तो बच्चे वो होती है रेडियन, और जो सिंबल की बात की जाए तो होता है RAD। अच्छा रेडियन और डिग्री में मैंने आपको कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री में
पढ़ा दिया है। तो अगर बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप रेडियन और डिग्री, देखो एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं और रेडियन में भी करते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर आप ये सब समझना चाहते हैं, ये सब पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 1 है उसमें हमने रिलेशन बहुत अच्छे से बताया है कि प्लेन एंगल का डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, तो वहां से आप देख सकते हो। क्लियर बच्चों? और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपको मजा आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपका लेक्चर मिस ना हो। देखो आप हो तो हम हैं। चलो भाई, अब आता है प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल अभी आपको हम सिखाएंगे सॉलिड एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था। आप ऐसे ले लो कि एक कोन टाइप ले लो, तो यहाँ पे कोन टाइप का जो ये एंगल बन रहा होता है ना, ये एरिया ले लेते हैं, ये वाला। तो ये कोन का जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। अभी हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। हालांकि इसको जो मेजर करते हैं वो करते हैं स्टेडियन में, और सिंबल जो होता है वो होता है एसआर। ये याद रखना बेटा, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने लिखी है यहाँ पे, ये डायमेंशन लेस होती है, इसको इसीलिए हम इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं, डायमेंशन लेस। एक चीज और याद रखना, आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी की क्या यूनिट्स नहीं होती, तो वो गलत बात है। देखो यहाँ पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशन लेस है, लेकिन दोनों के एसआई यूनिट्स हैं। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट भी नहीं होती, तो वो गलत बात होगी, आप उनको समझा सकते हो। चलो भाई, अब आता है देखो सॉलिड एंगल। ध्यान से देखना बच्चे, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना। देखो एंगल इनसब्सक्राइब्ड बाय सरफेस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब ध्यान से देखो, आप ऐसे समझो, ये वाला जो हमने बना लिया ना, ये वाला हमने हेमिस्फेयर बना लिया, और मैं अगर इस हेमिस्फेयर पे ये वाला एक रीजन ले लूं, ये वाला पैच ले लूं, तो ये किसी पॉइंट पे जितना एंगल बनाएगा ना, ये वाला कहलाता है सॉलिड एंगल। क्या समझे? ऐसे समझो यार, ये कोई स्फेयर था, ऐसे समझो, ये कोई स्फेयर था, ऐसे समझो, ये आउटर सरफेस में था। तो इसमें मान लो मैंने कोई भी ऐसे पैच काट लिया, ये वाला, तो अब ये पैच यहाँ पे बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, और ये जो एंगल बना रहा होता है ना यहाँ पे, ये सॉलिड एंगल होता है। ये एक्चुअल में कर्ड सरफेस बनेगा, कर्ड सरफेस बनेगा। क्लियर? तो ये होता है सॉलिड एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं सॉलिड एंगल के बारे में? एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सरफेस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे ये स्फेयर था मेरे पास, इस स्फेयर पे मैंने ये वाला रीजन ले लिया, ये वाला। अब ये इस पॉइंट पे जो एंगल बना रहा होगा वो कहलाएगा मेरा सॉलिड एंगल। आपको अभी समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे समझो, ये वाला, ये स्फेयर, देखो ये स्फेयर है, और इस स्फेयर का ये सरफेस पे ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला मैंने एरिया ले लिया, और ये वाला एरिया जो इस पॉइंट पे जो ये एंगल बना रहा होगा, ये वाला एंगल जो बन गया, ये एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। और जो ये एरिया होता है, इस पैच का एरिया होता है, यानी किसी भी सॉलिड एंगल से सरफेस पे जितना एरिया बनता है वो होता है सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। यानी जो ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया लिखा जाएगा सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। तो यानी आपको कभी भी सॉलिड एंगल बनाना पूछ लिया जाए तो बेटा सॉलिड एंगल लिखा जाएगा, सॉलिड एंगल, तो उस पैच का एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किस पैच का एरिया? जो हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ये यहाँ पे, यानी ये एक स्फेयर का जो हमने टुकड़ा की हम बात कर रहे हैं वो वाला। क्लियर है? उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो भाई, तो देखो यहां तक सिंपल हो गया। आपको सॉलिड एंगल क्या होता है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटी एक्चुअल में हम कहना क्या चाहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी यार ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी पे डिपेंड कर रही है। जैसे यार वॉल्यूम की मैं बात करूं, सुनो देखो वॉल्यूम की बात करूं, यार देखो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। वेरी गुड। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ लेंथ लेंथ। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ 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 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जो
अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। क्लियर बात? तो द मेजरमेंट ऑफ द डेराइव्ड क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी, so in order to measure the derived quantity one must measure the quantity it depends upon। क्लियर बात? तो एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऑल अदर क्वांटिटी आर डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी के एग्जांपल हम देखें तो सिंपल सिंपल देखो। अब देखो डेराइव्ड क्वांटिटी सिंपल हम बात कर लें, जैसे वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वेलोसिटी, यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन। ये सब क्वांटिटी कैसी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? तो बहुत सारी प्रेशर हो गया, मेरे पास वर्क हो गया, तो ये ऐसी क्वांटिटी है सारी जो मेरे पास क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब देखो, अब आता है मेरे पास मेजरमेंट, मतलब मेजर जो हम करते हैं तो यूनिट्स लगाते हैं। जैसे आप लोगों ने लेंथ में मीटर लगाते हैं, कोई सेंटीमीटर लगाता है, कोई किलोमीटर लगाता है, कोई भी लेंथ की मैं बात करूँ तो एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या? तो यूनिट्स जो है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको 3 सेक्शन में हम मेजरली डिवाइड करते हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से? 1 इज एफपीएस, 1 इज सीजीएस और 1 इज एमकेएस। और एक्चुअल में जो एसआई सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, वो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी एमकेएस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लियर? सबसे पहले आता है फुट, पाउंड और सेकंड। यानी पहले जो लेंथ मेजर होती थी, लेंथ जो मेजर होती थी वो हमारी होती थी फुट में, ये और मास की मैं बात करूं तो ये होती थी पाउंड में। तो आपने देखा भी होगा, आपने ट्रम्प कार्ड खेले होंगे जब बचपन में होते हैं, तो WWE के ट्रम्प कार्ड आते हैं, तो उसमें जो रेसलर्स होते थे उनका जो वेट लिखा या मास वेट जो लिखा होता था वो पाउंड में लिखा होता था, अगर आप लोगों ने ट्रम्प कार्ड खेले होंगे तो। जैसे अब जो टाइम की मैं बात करूं, टाइम को मेजर किया जाता है किसमें? सेकंड में। कौन से सिस्टम में? एफपीएस में। एफपीएस का मतलब क्या हो गया? फुट, पाउंड एंड सेकंड। यानी लेंथ को मेजर किया जाएगा, लेंथ को मेजर किया जाएगा फुट में, मास को मेजर किया जाएगा पाउंड में, और सेकंड यानी टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड। तो इस सिस्टम को बोला जाता है क्या? एफपीएस। क्लियर है? अब आता है मेरे पास सीजीएस। तो प्यारे बच्चों देखो, सीजीएस आपको और अच्छा लगेगा। सीजीएस का मतलब होगा सेंटीमीटर, और ये होता है ग्राम और सेकंड। इसका मतलब लेंथ तो मेरी मेजर होगी किसमें? सेंटीमीटर में, मास मेजर होगा ग्राम में, और टाइम मेजर होगा सेकंड में। तो देखो लेंथ मेजर हो रही है सेंटीमीटर, मास ग्राम में, और टाइम होता है सेकंड में। अब आता है मेरे पास एमकेएस। देखो नाम से ही क्लियर है आपको, देखो एम का मतलब मीटर। अब लेंथ जो मेरी मेजर होगी वो किस में होगी? मीटर में। मास जो मेजर होगा वो होगा किलोग्राम में, और टाइम होगा सेकंड में। और इसी में कुछ चेंज करके या एसआई यूनिट सिस्टम बनाया गया है, यानी इसी का एक्सटेंडेड वर्जन एमकेएस का। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यूनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट, देखो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यार ऐसे मतलब कहने का मतलब क्या है? यार किसी भी क्वांटिटी को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड बताती है। जैसे सेंटीमीटर, जैसे मीटर। तो हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि हमने उस लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड अपनाया है। क्लियर बात? अब हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड का एक होल सिस्टम जो हमने बना लिया, वो जो हमारा कहलाता है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सीजीएस जो हमने बात की थी, सीजीएस हमारी जो लेंथ जो मेजर होगी वो सेंटीमीटर में। देखो जो सीजीएस में हमारी जो लेंथ है वो मेजर हो रही है किसमें? सेंटीमीटर में। मास जो मेजर हो रहा है वो ग्राम में, सिंबल क्या है? जी। और टाइम जो मेजर हो रहा है वो किस में हो रहा है? सेकंड में, और सिंबल क्या यूज करते हैं? एस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे वेलोसिटी की पूछी जाए, देखो वेलोसिटी,
हालांकि वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी अगर ध्यान से देखूं तो प्यारे बच्चों होती है लेंथ अपॉन टाइम। अब अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस की, तो देखो लेंथ का मतलब सेंटीमीटर और टाइम का मतलब सेकंड, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल से भी समझ में आया होगा मास्टर क्या कहना चाह रहे हैं। अब एमकेएस की मैं बात कर लूं, तो प्यारे बच्चों एमकेएस का हमने अभी पढ़ा, लेंथ जो है वो हम मेजर करते हैं मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम करते हैं सेकंड में। सर कैसे? जैसे सेम एग्जांपल, वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर, और टाइम किस में करेंगे, सेकंड। यानी इसकी जो मीटर पर सेकंड है ये इसकी कौन सी यूनिट हो जाएगी, एमकेएस, या मैं बोल सकता हूं एसआई, जो आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखो सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख रहा था, तो इसका मतलब क्या था, सेंटीमीटर पर सेकंड जो मेरी सीजीएस यूनिट थी, और अगर मीटर पर सेकंड आ जाए तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो गई, एमकेएस। क्लियर? अब ये जो स्टैंडर्ड से थोड़े पैरामीटर है जो आपको पता होना चाहिए, मतलब कन्वर्जन है बहुत, कि 1 मीटर को फुट में क्या लिख सकते हैं, ये मतलब आपको ना कई बार ना इज्जत बचा सकता है आपकी। कई बार पूछ लेते हैं, बड़े बूढ़े आपको मिल जाते हैं, वो पूछ लेते हैं बताओ 1 मीटर में कितना फुट होता है। तो प्यारे बच्चों जो 1 मीटर में हमारे पास फुट होता है वो कितना होता है, देखो 1 मीटर इक्वल टू 3.28। वहीं पर अगर किलोग्राम की बात की जाए तो 1 किलोग्राम में यानी 1 केजी में हमारे पास 2.2 पाउंड होता है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एसआई यूनिट एंड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, तो देखो एसआई यूनिट्स की हम अगर बात करें तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने अभी पढ़ी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ से। तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, ये सब एसआई यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और करंट का क्या होता है, एम्पियर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, उनकी हमने पढ़ ली। अब देखो व्हाट आर द डायमेंशन एंड देयर सिंबल, सिंपल सिंपल सी कहानी हम पढ़ने वाले, ठीक है? देखो डायमेंशन और सिंबल का हम अगर बात करें, देखो यार सबसे पहले अगर मैं लेंथ की मैं बात करूं तो देखो यार लेंथ को अगर हम मैं डायमेंशन की बात करूं तो लेंथ एक्चुअल में क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है, और मेजर किस में करते हैं, मीटर में। तो इस लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया। जैसे मास का डायमेंशन एम, भाई मास का डायमेंशन क्या ले रहे हैं हम, एम। करंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरा, ए। क्लियर बात? ऐसे अगर मैं एरिया की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, एरिया की, तो देखो एरिया, एरिया मेरे पास क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट ऐसा यूनिट होगी, देखो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसकी भी क्या हो गई, मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर बात? अगर अच्छा यही बात की जाए सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या हो जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस की मैं बात करूँ। क्लियर है? ऐसे ही अच्छा अब यहाँ पे एरिया, अब वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या है मेरे पास, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यही है वॉल्यूम। अब लेंथ की मैं बात करूं तो ऐसा यूनिट होती है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मेरे पास वॉल्यूम की जो यूनिट आ जाती है वो आ जाती है प्यारे बच्चों मीटर क्यूब। और अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट हो जाती है मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें थी जो हम आपको बताना चाहते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करें डायमेंशंस की। देखो डायमेंशन सिंपल है, जैसे लेंथ को एल, अब एरिया की मैं बात करूं तो लेंथ इंटू लेंथ, तो एल इंटू एल, तो क्या आ गया उसका डायमेंशन, एल स्क्वायर आ गया। तो एक्चुअल में डायमेंशन क्या होते हैं, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रीच इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन क्वांटिटी। सर डायमेंशन का मतलब हो गया कि किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और उसकी पावर्स में कैसे लिख सकते हैं, उसको बोला जाएगा डायमेंशन। सर कैसे, सिंपल देखो, जनरल फॉर्म जो इसकी होती है ना, जनरल फॉर्म,
वो इसकी ये होती है MLTA, जो भी क्वांटिटी होंगी वो आती जाएंगी जो जो यूज होगी। अब सर कैसे, जैसे यार एरिया है, अब एरिया का डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं तो डायमेंशन का मतलब हो गया एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। तो यार एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो ये क्या आ गया एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या हो गया, मेरा डायमेंशन हो गया किसका, एरिया का। अब देखो ना, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर यानी फंडामेंटल क्वांटिटी जो एल है वो मेरे को कितने बार यूज हुआ है, 2 बार, इसलिए क्या लिखा गया एल स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। सर इसका मतलब तो ये हुआ, डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में किस पावर में लिख सकते हैं, यही मेरा कहलाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर बात। चलो सर इसमें आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए। अब देखो, जैसे लेंथ का बात करूं, सिंपल लेंथ का, अब लेंथ का डायमेंशन सिर्फ एल होगा क्योंकि लेंथ तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास का एम होगा, टाइम का टी होगा, टेम्परेचर का ये के आ गया, इलेक्ट्रिक करंट का ए आ गया। क्लियर। और लुमिनस इंटेंसिटी सी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। क्लियर। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को तो उनकी फॉर्म में ही लिखेंगे, कोई और पावर आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर और पावर आती तो फंडामेंटल कहलाती ही नहीं। फंडामेंटल कहने का मतलब ही है क्या कि बहुत ज्यादा बेसिक है, वो सारी क्वांटिटी उनसे मिलके बनी है, उनको बनाने में किसी क्वांटिटी की जरूरत हमें नहीं पड़ी। क्लियर। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, कैसे हम डायमेंशन फाइंड आउट करें। देखो सबसे पहले हमें लिखना होगा फॉर्मूला। क्या लिखना होगा, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखने के बाद यहां पे क्वांटिटी लिखी होगी, भाई एक क्वांटिटी ए लिख दी, एक बी लिख दी। अब ए को और बी को जो फॉर्मूला लिखने की जो हम कोशिश करेंगे, वो हम कोशिश करेंगे कि जो ये ए और बी है ना, ये दोनों क्या लिखे गए हो, फंडामेंटल में लिखे गए हो, कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर ये दोनों फंडामेंटल में लिखे गए तो फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में ए और बी को लिख देंगे और जो बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, देखो जैसे स्टेप 1 मुझे लिखना है डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो स्टेप 1 हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला लिखना है। क्या भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब एक्चुअल में डिस्टेंस है क्या, लेंथ है। क्या है, लेंथ। तो डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, लेंथ को क्या लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा एल, तो हमने लिख दिया एल डिवाइड बाई, अब टाइम तो फंडामेंटल खुद ही है तो एल बाई टी। तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा गया प्यारे बच्चों, वो क्या लिखा गया, एल टी की पावर -1। अब इसको थोड़ा सुंदर करके लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं m0 एल टी की पावर -1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया मेरा किसका, स्पीड का। तो सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला और कोशिश करना फॉर्मूला हम फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में ही लिख लें और फिर जो मेरे पास जो आएगा निकलकर वो मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो यार, टेम्परेचर जो ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट को लिखते हैं हम टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये हमने लिख लिया, सबसे पहले लिखा है उसका फॉर्मूला। अब टेम्परेचर का मुझे पता है, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है के, और डिस्टेंस देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का होता है लेंथ। डिस्टेंस तो क्या है, लेंथ। तो बच्चे ये हो गई के डिवाइड बाई एल। अब के बाई एल हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। इसको सुंदर तरीके से मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, m0 l0 और भैया सॉरी l0 नहीं, l की तो पावर -1, m0 l की पावर -1 t0 और k की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। हालांकि टेम्परेचर ग्रेडियंट आप पढ़ने वाले हो थर्मोडायनेमिक्स में, हम पढ़ेंगे जब हम ऐसे कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ेंगे। यानी एक्चुअल में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन ऑफ हीट में। कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब सर सवाल ये आता है यार, डायमेंशन अभी मैं सारे फॉर्मूले कैसे याद करूं, ये तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का आपने बता दिया। तो बच्चे आपको कोई फॉर्मूला अभी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अभी आपको ये देखना है कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं डायमेंशन, और डायमेंशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर आपको ये आ गया तो जैसे जैसे आप 11th-12th में पढ़ते जाओगे क्वांटिटी आती जाएगी, क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता चलता जाएगा, फॉर्मूला पता चलता जाएगा तो आप इजिली उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे
अब एरिया की बात की जाए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो यार सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यार एरिया का हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, कि एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। फिर जो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल क्वांटिटीज को सबको लिख देंगे, उनसे जो बनेगा वो मेरा बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब यार एक बात बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ क्या है, एल, और जो ब्रेथ है वो भी क्या है, एल, तो आया क्या, एल स्क्वायर, क्या आया, एल स्क्वायर। अब डायमेंशन फॉर्मूला को एल स्क्वायर को बड़े सुंदर से लिखेंगे, तो एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। अच्छा यूनिट की बात करें तो देखो, लेंथ को हम मेजर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर में, और ये भी किस में होता है, मीटर में, तो यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्लियर बात, तो उम्मीद करता हूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, चलो भाई इतना हो गया तो एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वही है, सबसे पहले वॉल्यूम को हम लिखेंगे कि भाई लेंथ ब्रेथ, देखो वॉल्यूम जो है मेरे पास वो लिखा क्या जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एच। अब यार ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास। अब एक्चुअल में ये है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखूं लेंथ, तो भाई ये भी लेंथ है, ब्रेथ भी एक्चुअल में है, तो डिस्टेंस लेंथ ही ना, तो ये हाइट भी क्या है, ये भी एक तरीके से लेंथ है, तो ये क्या लिखा जाएगा, एल इंटू एल इंटू एल, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एल क्यूब आ गया। अब इसको सुंदर तरीके से लिख लूंगा तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, तो ये हो गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे देख लो, आपको नजर आ जाएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं ये आपने कर लिया होगा। अब आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो यार सबसे पहले हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए, डेंसिटी देखो, डेंसिटी होता क्या है, देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला मैंने बोला था मास अपॉन वॉल्यूम, देखो देखो बच्चा, सबसे पहले तो डेंसिटी होता क्या है, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो यार मस्त फॉर्मूला लिख दिया हमने, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मास को अगर मैं लिखूं फंडामेंटल क्वांटिटी की उसमें, तो मास ही होता है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी मास तो। अब वॉल्यूम को हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की उसमें, तो क्या होगा भाई, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो बना क्या भाई, मास को m और लेंथ को l क्यूब, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m l की पावर -3, और इसको अगर सुंदर तरीके से मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, m l की पावर -3 t की पावर 0। क्लियर, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 दिस वन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है तो बताएंगे वरना फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई जल्दी से कर लीजिए। चलो अब आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। सर मोमेंटम तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मास्टर बताएगा अभी। तो देखो मोमेंटम प्यारे बच्चों, मोमेंटम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास इंटू वेलोसिटी, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं मास इंटू वेलोसिटी।
सर आपने बोला था कि जो फॉर्मूला आएगा उसको हमें फंडामेंटल उसमें लिखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना है। देखो सबसे पहले मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मास तो फंडामेंटल है ही, तो मास। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक्चुअल में लिखी जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो सर इसको हम ऐसे लिख ले सुंदर तरीके से, भाई मास हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में है क्या? लेंथ ही तो है फंडामेंटल उसमें। फंडामेंटल क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट लेंथ, और टी क्या हो जाएगा? टाइम। तो सर अब लिख लिया हमने। अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या? देखो P दैट इज इक्वल टू मास का क्या आ गया M, लेंथ का क्या आ गया L, और टाइम का क्या आ गया T। इसको सुंदर तरीके से सर लिख सकते हैं ml t की पावर -1। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटी आएगी उसको हमने कोशिश करनी है लिखने का किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज में, और फिर उनके सिंबल हमें पुट कर देने हैं, तो हमारे पास उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देखो सबसे पहले फोर्स से सबसे पहले हम वेलोसिटी का देखेंगे। वेलोसिटी होती है एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी है क्या? लेंथ। और टाइम तो है ही भैया टाइम, तो इसका लिखा जाता है L बाई टी। ये बच्चे किसका निकल के आया? वेलोसिटी का। अच्छा सर चलो भाई, अब आता है बच्चों एक्सेलरेशन का। सर एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मेरे पास वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। सर वेलोसिटी को मैं डायरेक्ट यहां से लिख लेता हूं, कितना? L बाई टी होता है वेलोसिटी का, तो और टाइम का तो क्या होता है? इनटू टी। तो सर एक्सेलरेशन का आता होगा L बाई टी स्क्वायर, और अगर मैं सुंदर लिखूंगा तो आ जाएगा L टी की पावर -2। तो ये होता है सर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। अब सर हमें लिखना है किसका यार? फोर्स का लिखना है सर हमें तो प्यारे बच्चों फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मेरे पास m इनटू एक्सेलरेशन का, या मैं लिख सकता हूं देखो मास का हुआ m और एक्सेलरेशन का मेरे पास निकल गया है L टी की पावर -2। तो ये फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो हो गया ml टी की पावर -2। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जगह यही काम आने वाला है। तो ml टी की पावर -2 यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायमेंशन फॉर्मूले थे, ये आपको आने चाहिए। एक बार आप देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? तो प्यारे बच्चों देखिए कहानी देखिए। पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भैया? फोर्स दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ। क्लियर? यानी दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स। चलो भाई सर, ये फोर्स है आपने इधर लिखा, इसको मैं लिख लेता हूं फोर्स। इस जी का हमें निकालना है। सर ये तो है मास m1, और सर ये भी क्या है मेरे पास? ये भी है मास। वेरी गुड। और सर नीचे क्या है? आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर का मतलब तो है, ध्यान से अगर मैं देखूं तो लेंथ का स्क्वायर। बोलो है या नहीं? वेरी गुड। सर हो गया यहीं से खत्म। कैसे? सर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है, अभी हमने लिखा था फोर्स का। चलो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जी का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया फोर्स इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास का स्क्वायर, मास इनटू मास। क्लियर? अब सर फोर्स का अभी आपने हमें पढ़ाया था, फोर्स का तो अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया है ml t की पावर -2। ये तो हो गया मेरे पास किसका? फोर्स का, और आपने बोला भी था इंपॉर्टेंट है। फिर लेंथ का, सर लेंथ का तो हो गया L स्क्वायर, और सर मास का नीचे हो गया मेरे पास m स्क्वायर।
तो सर सुंदर तरीके से लिखूंगा तो ये m, ये पावर कट गई और ये l क्यूब हो गया, ये पावर नीचे है तो नीचे है, तो इसको सर मैं लिख सकता हूँ l क्यूब t की पावर -2 डिवाइड बाई मास m। इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखेंगे तो सुंदर तरीके से बच्चे मैं लिख सकता हूँ m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो पहली बात तो यार -1 ना एक में ही आ रहा है, m की पावर -1 b में ही आ रहा है, किसी में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, जो भी डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हो, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार नोट कर लीजिए। चलिए भाई, ओ वेरी गुड। डायमेंशन ऑफ चार्ज। देखो प्यारे बच्चों, चार्ज का डायमेंशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं सर करंट। क्या पढ़ कर आए हैं? करंट। और सर करंट होता है चार्ज बाय टाइम। तो सर सबसे पहले तो आपने बोला था फॉर्मूला पता करना है, तो सर चार्ज को हम लिख सकते हैं क्या? करंट इनटू टाइम। और सर आपने बोला था जो भी फॉर्मूला है ना उनको फंडामेंटल के उसमें लिख लेना। तो लेकिन सर हाँ, यहाँ पे तो किस्मत बहुत अच्छी है क्या कि जो चार्ज है यानी क्यू जो है चार्ज, वो अपने आप ही फंडामेंटल में लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला, या करंट को सीधा फॉर्मूले की मैं बात करूं तो करंट इनटू टाइम, ये है सिर्फ फॉर्मूला। अब देखो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए और टाइम का होता है प्यारे बच्चों टी। तो यहां से जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए और टी। थोड़ा सुंदर तरीके से लिखूंगा तो आ जाएगा m0 l0 t a। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप देख सकते हो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो अब अच्छे अच्छे आ रहे हैं सर, ये सब ना हम पढ़कर आए हैं 10th क्लास में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर हम स्टार्ट कराते हैं। कैसे सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल आपने 10th क्लास में अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल आपने क्या लिखा था? वर्क डिवाइड बाय चार्ज। फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूले। ठीक है सर, ये तो लिख लिया, आपने बोला था इनको फंडामेंटल में भी लिखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वर्क को हम क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चार्ज। सर हो गई कहानी, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे सर? फोर्स का तो आपने बताया ही था कि हमें भूलना भी नहीं है, क्या? ml t की पावर -2, ये है फोर्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बताया था सर आपने, सर डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही तो है, ये एक्चुअल में क्या है? लेंथ है। तो सर इसका क्या हो गया? l डिवाइड बाई चार्ज का तो सर हमने जस्ट अभी पढ़ा है, क्या होता है? 80। तो 80 होता है, तो प्यारे बच्चों इसको मैं लिखूंगा तो देखो क्या आ जाएगा? m, और भैया ये हो गया l स्क्वायर t, और ये हो गया t की पावर -3 और a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देख लो, m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देख लो, आपको नजर भी आ रहा होगा, वर्क या एनर्जी एक ही बात है डायमेंशन में। चलिए, of the following quantity which one has dimension different from the remaining two? देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, ऑल एबीसी आर सेम। चल देख लेते हैं।
देखो सबसे पहले तो यार, सबसे पहले तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो एनर्जी, और यहां पे आ गया भैया वॉल्यूम। देखो सिंपल, तो एनर्जी, एनर्जी होता है क्या? एनर्जी होता है वर्क, और वर्क क्या होता है? एक तरीके से लिख लेते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड बाय ये क्या है भैया? वॉल्यूम। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो। फोर्स का सर हमने पढ़ाया ml⁻², और डिस्प्लेसमेंट का सर आपने पढ़ाया लेंथ डिवाइड बाय L3। तो ये L और ये L इसको आ गया, तो ये आ जाएगा ml⁻⁻1 T⁻²। पहले वाले का। दूसरा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो दूसरी वाले में अगर मैं बात करूं फोर्स पर यूनिट एरिया में, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया भैया एरिया। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ml⁻² डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा L², ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा ml-1 T⁻²। ये हो गया मेरा किसका? दूसरे का। तीसरा एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। यार ये देख लेते हैं, देखो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mvr। mvr फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला। अब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाएगी, L रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो डायमेंशन फॉर्मूला m आ जाएगा, वेलोसिटी का आ जाएगा L⁻⁻1, और r के लिए फिर से आ जाएगा L, तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻1। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, तो इसको हमें डिवाइड करना है किससे? मास से। तो ये आ जाएगा देखो ml² T⁻⁻1 डिवाइड बाय मास। तो ये तीसरी क्वांटिटी का आया L² T⁻⁻1, जो इन वालों से क्या है? डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये वाला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास, और एंगुलर मोमेंटम ये आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम ही क्या होगा मेरे पास? डिफरेंट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ इज डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड। देखो ये जो डायमेंशन एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है। वन इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दूसरा कन्वर्जन फैक्टर। देखो क्या क्या है ध्यान से। कन्वर्जन फैक्टर का तो मतलब क्या है कि एक यूनिट सिस्टम से, वन यूनिट सिस्टम से, ज्यादा हो गया था, वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में, सेकेंड यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन करना, उसमें यूज होगा। जैसे यार SI को कन्वर्ट करना किस में? CGS में, या CGS को कन्वर्ट करना SI में, यानी एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है कन्वर्जन फैक्टर। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है यार? सिंपल ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जैसे मान लो A दैट इज इक्वल टू B प्लस C है, तो ये कह रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A इक्वल होगा किसके? B के, यानी A का डायमेंशन फॉर्मूला B के इक्वल है। मैं A और B इक्वल नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो है यहाँ पे। इसका मतलब है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A इक्वल टू ऑफ B, यानी A का डायमेंशन फॉर्मूला B के इक्वल है और A का C के इक्वल भी है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर बात? अभी हम इसी पे देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? टू और मोर क्वांटिटी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। यानी जैसे ऐसे लिख दिया A दैट इज इक्वल टू B प्लस C, तो A का डायमेंशन B के इक्वल होगा और C का डायमेंशन भी A के इक्वल होगा। यानी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी होगी उन सब का A, B और C का डायमेंशन भी क्या होगा? हमेशा सेम। चलो दूसरा, क्वांटिटी ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल शुड बी ऑफ सेम डायमेंशन। मतलब A का, जैसे मान लो A
और यहां से बी लिखा, तो ए और बी का दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तीसरा, यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को, यानी सही है या गलत है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, अब देखो, अब हमने जो हमें पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सर जो v का डायमेंशन है, v का जो डायमेंशन है वो मेरा इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ u के। दूसरा, v का जो डायमेंशन है, v का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ 80। क्लियर। तीसरी बात, u का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ u, वो भी मेरा इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ 80। चलो भाई, आना भी चाहिए। देखो अब देखो सिंपल कैसे, अब एक बताओ, v का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन होगा l t की पावर -1, तो यहां से इस क्वांटिटी का डायमेंशन इसके इक्वल आना चाहिए। अब at का डायमेंशन निकाल लेते हैं। देखो at का एक्सेलरेशन का क्या होगा, l t की पावर -2, और टाइम का क्या होगा t, तो ये फाइनल निकल के l t की पावर -1, तो जो इक्वल हो गया किसके, इसके। क्लियर। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी इक्वेशन है, अब ये तो वेलोसिटी ही है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका तो डायमेंशन होता ही क्या है, l t की पावर -1। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बात। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। ये वाला, अब देखो ये वाला, हालांकि ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। v इक्वल टू a प्लस b बाय t प्लस सी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का हमें फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन फॉर्मूले करेक्ट हैं या सी, ए और बी और सी के डायमेंशन क्या होंगे। तो देखो एक बात तो हमें पता है, देखो यहां से क्या बात पता है हमें, कि v का डायमेंशन होगा l t की पावर -1। ठीक है। अब हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल से पढ़ा है क्या, इस क्वांटिटी का डायमेंशन, a का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, v के, p बाई टी का डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा, v के, और सी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा, v के। क्लियर बात। ये हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो ए का, सबसे पहले ए का लिख लेते हैं, ए का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, एल टी की पावर -1। एक बात। दूसरी बात पे आ जाइए प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है भाई, बी बाय टी, टी का क्या है, टाइम, टाइम लिख लेते हैं सिर्फ। बी बाई टी का डायमेंशन बी मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, वी के, यानी एल टी की पावर -1। ये उधर चला गया, तो b का डायमेंशन क्या आ गया मेरे पास, l, यानी b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l। दूसरा, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन, यानी c और t टाइम का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, l t की पावर -1। तो c का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l t की पावर -1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू l t की पावर -3। चलो भाई, तो इसका मतलब ए और बी और सी के हमारे पास सबके डायमेंशन आ गए। क्लियर। ये भी इक्वेशन थोड़ी गलत लिखी हुई, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। ये था v इक्वल टू ए प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये थोड़ा पीपीटी बनाने में दिक्कत हो जाती है ना, ये वाला, इसको थोड़ा, ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है। तो ए बी सी की यूनिट्स भी आ जाएंगे हमारे पास और डायमेंशन फॉर्मूले भी आ जाएंगे। क्लियर बात। चलो भाई, अब आता है मेरे पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर। देखो कन्वर्जन फैक्टर क्या है बच्चों, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम।
जैसे यार एक जैसे लेंथ का हमें दो जैसे एसआई और सीजीएस में निकालना है, ठीक है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो कभी भी दो यूनिट सिस्टम के बीच में रिलेशन जो होता है ना वो हमेशा ये सेटिस्फाई करता है। देखो N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2, ये हो गए यूनिट सिस्टम, और N1 और N2 क्या हो गए, सिंपल नंबर। अब मान लो मुझे N1 निकालना है, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 U2 डिवाइड बाई U1, और मान लो N2 निकालना है तो N2 सिंपल क्या हो जाएगा, N1 U1 डिवाइड बाय NU2। क्लियर बात। इसका यूज कैसे करते हैं वो अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। जैसे फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यानी 1 न्यूटन और 1 डायन में, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो हमें रिलेशन निकालना है 1 न्यूटन और दूसरी में बात करूं तो डायन का, यानी डायन। तो यानी एक तो यूनिट सिस्टम है मेरे पास क्या, न्यूटन SI, और दूसरी है मेरे पास सीजीएस। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT की पावर -2। क्लियर बात। तो देखो सिंपल लिख लेंगे भैया, 1 न्यूटन को देखो 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2। तो ये निकाल लेते हैं N2, ये मेरे पास यूनिट सिस्टम में मान लेता हूँ CGS, और ये मेरे पास है SI। तो देखो N2 क्या लिखा जाएगा, N2 दैट इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइड बाई U2। अब N1 तो क्या है, 1 न्यूटन निकाल लेते हैं, 1 न्यूटन का रिलेशन निकालना है, तो N1 तो है मेरे पास 1, और U1 क्या है, न्यूटन, यानी mLT की पावर -2। अब ये याद रखना ये किस में मेजर होता है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्लियर बात। यानी M1 L1 T1 पहले वाले के लिए, तो मैं क्या लिख लेता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, M1 L1 T1 की पावर -2, ये लिख लिया मैंने SI के लिए, डिवाइड बाई U2, ये CGS के लिए लिख लिया। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, M2 L2 T2 की पावर -2। तो यानी N2 यानी कन्वर्जन फैक्टर CGS वाला N2 वो क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से देखना क्या आया, M1 बाई M2, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या आया, L1 बाई L2, और तीसरा मेरे पास क्या आया, T1 बाय T2 की पावर -2। अब देखो N2 दैट इज इक्वल टू M1, CGS में M1 को क्या लिखते हैं, kg। अच्छा M2 यानी सॉरी SI में लिखते हैं kg, और CGS में M2 क्या लिखते हैं, ग्राम। लेंथ को उसमें क्या लिखते हैं, मीटर, इसमें क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। टाइम को उसमें भी सेकंड लिखते हैं, और इसमें भी क्या लिखते हैं, सेकंड, और इसकी पावर हमें लेनी है -2। तो ये तो वैसे ही कट गया। अब देखो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, किलोग्राम। अब इनको कट करने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे भाई, किलोग्राम को ग्राम में कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम। मीटर को क्या लिख लेते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सेंटीमीटर। अब ये ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो N2 की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, यानी N2 आ गया 10 की पावर 5। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं N1 क्या था मेरे पास, 1 न्यूटन इक्वल टू, अब N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5, और U2 मैंने क्या लिया था, डायन। दिस इज द कन्वर्जन, यानी 1 न्यूटन मेरा इक्वल होता है 10⁵ डायन। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली पूरी कहानी है। अब आता है देखो, फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी जूल में और अर्ग में, ठीक है। तो वही है यार, देखो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये मान लेता हूं मैं किसके लिए, SI के लिए, और ये मान लिया मैंने CGS के लिए। अब हमें निकालना क्या है, N2 निकालना है। N2 क्या हो जाएगा, N1 U1 डिवाइड बाई U2, ठीक है। N1 यानी 1 जूल का ही निकाल लेते हैं, यानी हम निकाल रहे हैं 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग। जरूरी नहीं होता हमेशा 1 जूल ही पूछे, कई बार कुछ भी पूछ लेता है, 10 जूल भी पूछ लेता है, तो 10 जूल लेंगे तो N1 की वैल्यू फिर 10 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ 1 जूल निकाल ले अर्ग में, तो 1 जूल यानी N1 हो गया 1, तो N2 की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी U1 डिवाइड बाई U2। कब, जब मैंने N1 लिया है 1, ठीक है।
अब देखो यार, सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसके लिए, N2। अब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी मेरे पास होता है क्या, एनर्जी मेरे पास होता है वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का होता है mL (T⁻²) और L, तो ये हो गया mL²T⁻²। ठीक है, तो N2 लिखना है U1। तो पहले वाले के लिए, ये किसके लिए है, मेरा SI के लिए है, और ये है मेरा CGS के लिए। ठीक है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, M1 L1 का स्क्वायर T1⁻² डिवाइड बाई U2 के लिए क्या लिखा जाएगा, M2 L2 का स्क्वायर T2⁻²। ठीक है, अब इनको कन्वर्ट कर लो यार, बड़ा सिंपल है। कैसे कर लोगे, ये मास है, मास SI में क्या लिखा जाता है ऊपर, kg डिवाइड बाय नीचे M2 है ग्राम, ये है लेंथ, सॉरी लेंथ, लेंथ ऊपर लिखा जाएगा मीटर, नीचे लिखा जाएगा सेंटीमीटर, और इसका क्या है भैया, स्क्वायर है। और टाइम का क्या लिखा जाएगा, ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, और इसकी पावर है -2। अब देखो बड़ा सिंपल सा सोल्व हो गया। किलोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। मीटर को करेंगे तो, मीटर को करेंगे तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये तो 1 ही आना है, सेकंड सेकंड कट जाएगा, ये कटा, ये आ गया 1000 इंटू ये कटा, और ये आ गया मेरे पास 2 3 4 4 3 7 10⁻⁷। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये हमने आज पढ़ा यूनिट और डायमेंशन का बहुत बेसिक सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों ने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो प्यारे बच्चों, आप हो तो हम हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। जो भी डाउट आते हैं, अगर डाउट आता है तो आप वीडियो को पीछे बैक करके एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं हमेशा। और आप लोगों ने कीमती समय दिया, उसके लिए आपके मास्टर अजय यादव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।